द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का 7th लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जिसमें अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, ऐसे कैग, ऐसे कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा द पीसीएस स्टडीज़ चैनल के द्वारा फ्री इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, जिसमें 70th बीपीएससी मेंस से रिलेटेड सारा टॉपिक्स को यूट्यूब के माध्यम से लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और उससे रिलेटेड रिस्पेक्टिव नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल कराया जा रहा है। आप चाहें तो इस इनिशिएटिव से जुड़कर सारा क्लासेस और कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और टेलीग्राम पे नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए किसी भी कोचिंग को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा कंप्लीट फ्री इनिशिएटिव है ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नेक्सस को तोड़ा जा सके। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा टारगेट है कि हम लोग 31 जनवरी तक पॉलिटी पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हम लोग इकोनॉमी और पॉलिटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री भी हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी महीने में। तो फ्रेंड्स, आप इस इनिशिएटिव से जुड़िए और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी का नेक्स्ट हमारा नोट्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 में आता है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल डिफाइंड है। इनके बारे में लिखा हुआ गया है कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अपॉइंटेड एज एससी जज होना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वही क्वालिफिकेशन इनका भी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्हें सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट ये हो सकते हैं, या फिर 5 साल तक अगर ये हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं या 10 साल तक अगर एडवोकेट रह चुके हैं हाई कोर्ट में, तो ये अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। उसके बाद क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है अटॉर्नी जनरल के लिए, तो वह प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन्हें। सैलरी जो मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जितनी सैलरी मिलती है वही सैलरी इन्हें भी मिलती है। रिप्रेजेंट गवर्नमेंट बट कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस, यानी कि ये परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। मतलब ये कि ये सरकार अगर इन्हें कोई केस देती है लड़ने के लिए तो ये लड़ते हैं, अदरवाइज ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फंक्शंस क्या क्या होता है इनका, तो फंक्शन होता है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई भी केस लड़ना है, जैसे होता है ना, जैसे होता है कि XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस तरह का जो केस होता है तो उसमें जो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से ये गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। पी यानी कि प्रेसिडेंट, यानी कि एडवाइस देते हैं ये प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कोई भी लीगल मैटर होता है तो राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, यानी कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में ये अपीयर हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई केस है तो। उसी तरह से स्पीक एंड टेक पार्ट इन लोकसभा एंड राज्यसभा इंक्लूडिंग जॉइंट सिटिंग, ये होते हैं मेंबर। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के भी मेंबर ये बन सकते हैं। ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एन एमपी, यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पावर्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं वो इन्हें भी मिलते हैं। इस कारण से ये लोकसभा या राज्यसभा या जॉइंट सिटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉट फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमने ये देख लिया, ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं अटॉर्नी जनरल से, यानी कि अटॉर्नी जनरल नहीं बल्कि लॉ मिनिस्टर जो हैं वो सारे मैटर्स को डिसाइड करते हैं। इनका काम एडवाइजरी नेचर का होता है और गवर्नमेंट के जो केसेस होते हैं उनमें अपीयर होने का होता है। यूनाइटेड किंगडम में अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो मेंबर ऑफ कैबिनेट होते हैं। इंडिया में लॉ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि यूके में लॉ मिनिस्टर की जगह अटॉर्नी जनरल ही सब कुछ करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कैग या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इनके लिए आर्टिकल लिखा गया है 148 से 151 तक। ये होते हैं हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर किया है उससे रिलेटेड जो ऑडिट होता है तो उसका ये देखरेख करते हैं। ये इन्हें क्या कहा जाता है, तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये आप कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप याद रखिएगा, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ऐसे कीवर्ड से आप अपना इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन स्टार्ट करिएगा। कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री एट द रेट सेंटर एंड स्टेट लेवल, यानी सेंटर और स्टेट लेवल में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उससे ये कंट्रोल करते हैं और उसकी देखरेख करते हैं, जांच करते हैं। अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, यानी कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है वो सही है या गलत, उसे अकाउंटेबिलिटी ये इंश्योर करते हैं। सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट और गवर्नर, अगर लोकसभा राज्यसभा का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट है तो ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट है तो ये गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं, और फिर वो प्रेसिडेंट या गवर्नर उस रिपोर्ट को
पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में टेबल करते हैं। ये बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैसे? तो ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को मिला है। ये नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, यानी एक बार ये रिटायर हो जाते हैं कैग के रूप में तो फिर ये किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, सैलरी एंड अलाउंस, यानी कि इनका जो सैलरी एंड अलाउंस होता है वो चार्ज ऑन गवर्नमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। इस पर वोटिंग नहीं की जा सकती इनकी कि इनका सैलरी को घटाना या बढ़ाना है। इस तरह का कोई वोट नहीं हो सकता। जो इन्हें मिल रहा है वो फिक्स इन्हें मिलेगा। इनका ड्यूटीज़ एंड पावर हम लोग देखते हैं तो ये टोटल मिला करके 6 तरह का ऑडिट कर सकते हैं। RSPPEE, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, इस तरह का डायग्राम बना के आप याद कर सकते हैं इसे कि 6 तरह का ऑडिट ये करते हैं। RSPPEE, उसमें है रेगुलेटरी ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट, प्रोप्रिटी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट और लास्ट है इन्वायरमेंटल ऑडिट। ये ऑडिट्स आप देख लीजिएगा किस किस टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें ड्यूटीज़। तो इनका ड्यूटी होता है ऑडिट अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी का जितना भी तरह का अकाउंट होता है सारा का ऑडिट और उसका अकाउंटिंग ये लोग करते हैं। ऑडिट ऑल अकाउंट्स, बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा, यानी कि सभी अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ये सारा कुछ का ऑडिट इनके द्वारा किया जाता है। लिमिटेशंस क्या क्या है अब कैग का, कि ये जो है वो पोस्ट फैक्टो काम करते हैं, यानी कि कोई भी एक्सपेंडिचर हो गया, पहले एक्सपेंडिचर हो गया उसके बाद ये रोल में आते हैं। जैसे जो हम लोग मूवी में देखते हैं कि कोई भी जब क्राइम या कुछ भी हो जाता है उसके बाद लास्ट में पुलिस आती है, उसी तरह इनका काम है कि ये जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तब ये लास्ट में आते हैं ऑडिट करने के लिए। इसलिए ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोक नहीं पाते, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर जो हो गया उसकी अकाउंटिंग करते हैं, ना कि एक्सपेंडिचर को रोकने की कोशिश। उसी तरह से सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर जो होता है वो आउटसाइड परव्यू ऑफ कैग है, यानी बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं गवर्नमेंट में जो कि सीक्रेटिव नेचर का होता है, जैसे IB का या रॉ का, या कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक ऑपरेशन चल रहा हो, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा हो, या NSA का सिक्योरिटी का, नेशनल इशू का, टेररिज्म का, DRDO का, इसरो का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वैसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें वो इनके परव्यू से बाहर आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी या DRDO का प्रोजेक्ट के बोल करके कुछ गलत भी मिसयूज़ कर ले फंड का और बोल दे कि वो नेशनल इशू में खर्च हो गए हैं, तो कैग उसका ऑडिट नहीं कर पाती है। उसी तरह से रूल्स जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू रूल्स जो होता है वो बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, PPP मॉडल, ये सब का ऑडिट कैग नहीं करती है। जो जॉइंट एक्सपेंडिचर होते हैं और प्रोजेक्ट्स होते हैं जो PPP मॉडल पे या बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल पे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रोड बनाने का या फिर पब्लिक कंस्ट्रक्शन, उनका ऑडिट ये नहीं करती है। उसके बाद नॉट फुल अथॉरिटी टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडी का ऑडिट भी ये नहीं करती, उनके लिए सोशल ऑडिट होता है। आइए अब हम लोग, एग्जीक्यूटिव हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में पहला पार्ट आता है हमारा पार्लियामेंट। तो आज से हम लोग पार्लियामेंट भी स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट जो है इंडिया का, उसके लिए आर्टिकल्स है, आर्टिकल 79 से 122, आर्टिकल 80, ये कुछ आर्टिकल्स है। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने में मदद मिलेगी। सारा आप मत याद कीजिएगा, जो आपको याद है या फिर अगर याद कर सकते हैं तो सिर्फ उसे ही याद कीजिएगा। आर्टिकल 80 में लिखा हुआ कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा, राज्यसभा का कैसा कंपोजिशन होगा वो लिखा हुआ है। आर्टिकल 82 में लिखा हुआ डिलिमिटेशन, 102 में लिखा हुआ डिस्क्वालिफिकेशन, 105 में लिखा हुआ प्रिविलेजेस, 108 में लिखा हुआ जॉइंट सिटिंग, 110 में लिखा हुआ मनी बिल, 111 में एसेंट या वीटो, 112 में लिखा हुआ बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 122 में लिखा हुआ कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुर्सी उठा के ले जाते हैं, उसके बाद फिर पेपर फेंक देते हैं, पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, वॉकआउट हो जाता है, कुछ इस तरह का अनपार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर देते हैं, तो उस पर कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती है। ये इंडिपेंडेंस दिया गया है पार्लियामेंट को ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। उसी तरह से इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सॉवरिन नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। उसी तरह से जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है जो कि बेसिक फीचर में आता है, उसमें आर्टिकल 13, 32 और 226 है।
उसी तरह से आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बना देती है जो फंडामेंटल राइट्स को सुपर इम्पोज करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इसी कारण से पार्लियामेंट को सॉवरिन नहीं माना गया है। ये आप पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है इस पर एक इंडिपेंडेंट शॉर्ट नोट्स लिखने आ जाए एग्जाम में कि कैसे इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सॉवरिन नहीं है। तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हैं जो बताते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सॉवरिन नहीं है। वहीं हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरिन है और कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर लॉ मेड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि वहाँ के कोर्ट को ये अधिकार नहीं है वो कि किसी भी लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। आइए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या क्या फंक्शंस करती है। तो पहला फंक्शन हो गया लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी लॉ बनाने का काम। तो लॉ बनाती है किस किस सब्जेक्ट पे, यूनियन लिस्ट पे, रेसिडुअरी पावर पे और कॉन्करेंट सब लिस्ट पे। ये तीनों लिस्ट पे पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है। और स्टेट लिस्ट में भी 5 कंडीशंस में लॉ बना सकती है। पहला, जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करके दे कि स्टेट लिस्ट में सब रूल बनाना है तब, नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है तब, या 2 या अधिक स्टेट अगर रिक्वेस्ट करें कि हमारे स्टेट सब्जेक्ट में भी लॉ बना दे केंद्र सरकार तब, या कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अप्रूव करना है तब, या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तब। तो ये 5 कंडीशन होते हैं जब स्टेट लिस्ट में भी केंद्र सरकार लॉ बना सकती है। उसी तरह से पार्लियामेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को अप्रूव करती है और डेलीगेट करती है लेजिस्लेशन को एग्जीक्यूटिव को। उसी तरह से हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर में होता है मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये आर्टिकल 75 और 78 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है, कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन। वहीं हम लोग देखते हैं लोकसभा एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाई। अगर लोकसभा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है तो सरकार गिर जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे लोकसभा ये करती है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा, कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा, कट मोशन के द्वारा, सेंसर मोशन के द्वारा, एडजर्नमेंट मोशन के द्वारा, मोशन ऑफ थैंक्स जो प्रेसिडेंट का होता है उसे अगर पास नहीं करती है तब भी सरकार गिर जाती है। उसके बाद और क्या एग्जीक्यूटिव पावर होता है। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज क्वेश्चन आवर, यानी कि सरकार से क्वेश्चन पूछती है जो 1 घंटा जो होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नकाल, जो 11 बजे से 12 बजे तक होता है। जब पार्लियामेंट सेशन में रहता है तब 11 बजे से 12 बजे ये होता है प्रश्नकाल। उसके बाद 0 आवर यानी शून्यकाल। उसी तरह से शॉर्ट डिक्लेरेशन, डिस्कशन, कमिटीज़ बनती है बहुत सारी, जैसे अभी जेपीसी बनी है वक्फ बोर्ड को लेकर। तो ये सब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पार्लियामेंट करती है। आइए अब हम लोग फाइनेंशियल पावर देखते हैं। तो फाइनेंशियल पावर में होता है कि बजटरी कंट्रोल, यानी कि जो बजट होता है उस पर कंट्रोल करना। सरकार जो बजट लेकर आती है तो उसमें कंट्रोल करना और कुछ अमेंडमेंट करना। इनेक्टमेंट ऑफ बजट में। पोस्ट बजटरी में क्या होता है कि 3 जो कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये जो 3 कमेटी होती है वो चेक करती है कि पार्लियामेंट ने जो बजट पास किया है और जो भी उसमें एक्सपेंडिचर हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं। यही कमिटीज़ जो है वो कैग के रिपोर्ट को भी देखती हैं, उससे भी फाइनेंशियल पावर इस्तेमाल होता है। नो टैक्स लेविड बाय एग्जीक्यूटिव विदाउट अथॉरिटी एंड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये भी है कि गवर्नमेंट जो है कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती है या टैक्स ले सकती है जब तक उसे पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिला हो। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक फीचर। आर्टिकल 368 हमने देखा कि कैसे कैसे अमेंड होता है, सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से, और स्पेशल मेजॉरिटी विथ 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन। उसी तरह से हम लोग देखते हैं जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर में है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किया जा सकता है। अभी हाल ही में रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक ये लाया भी गया था बिल प्रपोजल, बट वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। जो डिप्टी चेयरमैन है लोकसभा राज्यसभा के श्री हरिवंश जी, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो हाल ही में ये हुआ है, तो मे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का प्रपोजल आया था तो वो कितना सही है या गलत, तो आप लोग उसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसी तरह से पनिशमेंट टू मेंबर्स या आउटसाइडर, जो इसमें लिखा हुआ प्रिविलेज मोशन में 105 में। उसी तरह से इलेक्टोरल पावर भी है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किया जाता है पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा। स्पीकर का इलेक्शन होता है, डिप्टी स्पीकर का, डिप्टी चेयरमैन का, इनका इलेक्शन किया जाता है पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा। उसी तरह से वो लॉ बना सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं इलेक्शंस को। अदर पावर और क्या क्या होता है। तो हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी है, यानी इंडिया का हाईएस्ट फोरम है जहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन हो सकता है।
अप्रूव करते हैं तीनों काइंड ऑफ इमरजेंसी। हमने जब इमरजेंसी पढ़ा था तो हमने देखा था कि 3 तरह की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों को अप्रूव करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने में, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी को 2 महीने में अप्रूव किया जा सकता है। वहीं पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट का बाउंड्री अल्टर कर सकती है, क्रिएट एंड अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो जैसे हमारे बिहार में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसे क्रिएट या अबॉलिश कर सकती है अगर स्टेट रिकमेंड करता है तो। जैसे वेस्ट बंगाल ने रिकमेंड किया था कुछ समय पहले, उड़ीसा रिकमेंड करना चाहती है। उसी तरह से रेगुलेट कर सकती है, ऑर्गेनाइज कर सकती है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट, यानी अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। ऐसा नॉर्थ ईस्ट में हुआ है बहुत स्टेट में। क्रिटिसिज्म क्या है पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट जो है उसके पास टाइम नहीं होता, बहुत कम दिनों का सेशन होता है। जो 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, बहुत कम दिनों का होता है, जिसके कारण टाइम नहीं होता पार्लियामेंट के पास कि गवर्नमेंट को उतने अच्छे से अपहोल्ड या अकाउंटेबल कर सके। उसी तरह से पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास एक्सपर्टीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो सारे के सारे जनरलिस्ट होते हैं, वो इलेक्ट होकर आते हैं, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते पार्लियामेंट के रूल्स और लॉज के, यानी कि वो ब्यूरोक्रेट नहीं होते, उन्हें उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सके। साइज़ बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा साइज़ है कि लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 250, तो बहुत ज़्यादा, करीब 750 लोग हो जाते हैं, 750 भी से ज़्यादा, 800 करीब। तो इतने ज़्यादा लार्ज साइज़ है कि इसे कंट्रोल कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। फाइनेंशियल कमिटीज़ जो होती है वो पोस्टमार्टम का काम करते हैं, यानी कि जब हो जाता है एक्सपेंडिचर उसके बाद देखती है, रोकने का काम नहीं कर पाती। डेलीगेट लेजिस्लेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पार्लियामेंट के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो लॉ बना सके, तो वो डेलीगेट कर देती है अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव के पास मेजॉरिटी होती है, यानी कि जिसकी मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट उसी की होती है। तो जब मेजॉरिटी है गवर्नमेंट के पास, तो जो अपोजिशन है वो उतने अच्छे से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर नहीं पाता। फ्रेंड्स, हम लोग ये इस वाले टॉपिक को आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए इसके पीछे का रीज़न है कि 68th बीपीएससी में ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैंने खुद ये मेंस में अटेम्प्ट किया था आंसर, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि फिर से रिपीट तो नहीं ही होना चाहिए सेम टू सेम इतनी जल्दी, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में कंपैरिजन, इस वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा। तो रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा है कि ये गार्ड है अगेंस्ट पॉपुलिज्म, यानी कि जो लोकसभा में मेंबर्स चुन के आते हैं वो पॉपुलिस्ट होते हैं, यानी कि वो पॉपुलर मेजॉरिटी से चुन कर आते हैं। वही राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं स्टेट्स के द्वारा, इसलिए ये गार्ड अगेंस्ट पॉपुलिज्म है। और ये परमानेंट बॉडी होती है और लेस पॉलिटिकल होती है राज्यसभा। फेडरल स्ट्रक्चर को ये अपहोल्ड करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्टेट्स का, क्योंकि इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। स्पेस फॉर एक्सपर्ट्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले इसमें सचिन तेंदुलकर को भी भेजा गया था, उसके बाद फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इनका पार्ट बनाया गया था राज्यसभा का। अभी फ़िलहाल में सुधा मूर्ति जी जो इन्फोसिस की हेड हैं, तो उन्हें भी इसमें पार्ट जगह दिया गया है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर वैसे लोग भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। परमानेंट हाउस होता है ये, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिवाइजरी हाउस होता है, यानी कि जो लोकसभा बिल पास करके देती है तो उसका ये रिवीजन फिर से चेक कर सकता है कि सही पास हुआ है या गलत। अगर गलत पास होता है तो फिर ये रिटर्न कर देता है या फिर जॉइंट सिटिंग होता है। उसी तरह से क्रिटिसिज्म हम लोग देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है राज्यसभा का। तो राज्यसभा का क्रिटिसिज्म है कि ये चेंबर फॉर पार्टी एंड पार्टी फंड रेजर, लॉस्ट इन इलेक्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म, मतलब ये कि जो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं लोकसभा के और हार जाते हैं तो उन्हें पार्टी किसी भी तरह से राज्यसभा के द्वारा पहुंचा देती है। उसी तरह से जो फंड देते हैं पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा, तो उन्हें बिना इलेक्शन के भी डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। स्पीडी लेजिस्लेशन के अगेंस्ट है ये, क्योंकि राज्यसभा जो इनऑर्डिनेट डिले प्रोवाइड कर देती है और हिंडरेंस करती है लॉ में। प्रोडक्टिविटी राज्यसभा का लोकसभा से कंपैरेटिवली कम रहता है। रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंस विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल, मनी बिल में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है, इसलिए मनी बिल के टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये इनसिग्निफिकेंट है। और पॉलिटिकल टसल बढ़ाते हैं, कंसेंसस नहीं होता इनके बीच और ये पॉलिटिसाइज करते हैं सिर्फ। आइए अब हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है।
फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि सोर्सेस क्या क्या है प्रिविलेज का, कि उन्हें कोई अगर प्रिविलेज मिल रहा है तो उसका सोर्स क्या है, कैसे मिल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 में ये प्रिविलेजेस लिखा हुआ है। बहुत सारे गवर्नमेंट ने लॉ ऐसे पास किए हैं जो उन्हें प्रिविलेज देते हैं मेंबर्स को। उसी तरह से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट यानी जुडिशरी ने भी बहुत बार कहा है कि उन्हें कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेज मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। हाउसेस के रूल्स हैं, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ रूल्स हैं ऐसे स्पीकर या चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के द्वारा बनाए हुए, जो ये प्रोवाइड करते हैं प्रिविलेज को। और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से, यानी बहुत समय से चला आ रहा है ऐसा नॉर्म्स जो प्रिविलेज देता है, नॉट एक्सटेंडेड टू प्रेसिडेंट। यानी कि पार्लियामेंट का 3 पार्ट होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेज नहीं मिलता है, उनके बदले अटॉर्नी जनरल को ये प्रिविलेज मिलता है। ये आप याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट के पार्ट नहीं है, पर फिर भी ये जो है लोकसभा, राज्यसभा और जॉइंट सिटिंग में पार्ट ले सकते हैं, ये हमने ऊपर देखा। और साथ ही साथ इन्हें प्रिविलेज भी मिलता है जो एक एमपी को मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेज मिलता है वो इन्हें भी मिलता है। वहीं प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट के पार्ट हैं उन्हें ये प्रिविलेज नहीं मिलता है। रीजंस क्या है प्रिविलेज देने का? ताकि पार्लियामेंट्री इंडिपेंडेंस हो मेंबर्स के पास और इफेक्टिवनेस से अपना काम कर सके, अथॉरिटी हो, डिग्निटी हो और ऑनर हो उनका इंश्योर हो सके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी गवर्नमेंट उन्हें दबा ना सके, इससे भी उन्हें बचाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिविलेज जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज, ये हर मेंबर को मिलता है, और एक कलेक्टिव प्रिविलेज यानी कि एज अ टोटल एक टीम को या लोकसभा या राज्यसभा को पूरी तरह से जो मिलता है। इंडिविजुअल प्रिविलेज जो होता है उसमें है कैन नॉट अरेस्ट, किसी भी मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग सेशन। अगर पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है तो किसी भी मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। 40 दिन बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि अगर सेशन मान के चलिए 1 फरवरी से है तो इससे 40 दिन पहले तक में इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और सेशन जो है खत्म होने के 40 दिन बाद तक इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच बट कैन नॉट डिस्कस कंडक्ट ऑफ जजेस, यानी कि इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है कि ये पार्लियामेंट में कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 121 में ये भी लिखा हुआ है कि ये जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। उसी तरह से नॉट लिएबल टू प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट फॉर स्पीच एंड एक्ट, यानी कि अगर ये टेबल या कुर्सी उठा के किसी को मार देते हैं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, तो इस मारपीट के कारण इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि ये इन्हें इंडिपेंडेंस मिला हुआ है। उसी तरह से एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस, यानी कि ये जूरी सर्विस भी नहीं करते हैं, विटनेस देने का जो काम होता है, तो ये कोर्ट में जाकर विटनेस भी नहीं देते हैं जब सेशन चलता रहे तब। और कलेक्टिव प्रिविलेज हम लोग देखते हैं कि पब्लिश ट्रू रिपोर्ट बाय प्रेस विदाउट प्रायर परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के भी अगर ट्रू रिपोर्ट है कोई तो उसे पब्लिश ये कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा से रिगार्डिंग। उसी तरह से जब अगर लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं ये लोग। इसी तरह से ये अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करते हैं, पनिश कर सकते हैं मेंबर्स को भी और आउटसाइडर्स को भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को लेकर। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को लेकर पनिशमेंट जो है अभी हम लोगों ने देखा था 2023 में महुआ मोइत्रा मैडम को पनिश किया गया था और उनकी मेंबरशिप को छीन लिया गया था। वहीं 2023 में ही जो लोकसभा में कुछ लोग घुस गए थे कैनिस्टर में येलो कलर का स्प्रे लेकर और स्प्रे किए थे, तो उसके अगेंस्ट भी केस चला था और उन्हें भी सज़ा मिली थी 2023 में। उसी तरह से रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, रिलीज एक्सेट्रा, यानी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर अरेस्ट, डिटेंशन ये किया जाता है तो स्पीकर को अधिकार है या चेयरमैन को ये अधिकार है कि वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं पुलिस से। कोर्ट प्रोहिबिट टू इंक्वायर इनटू प्रोहिबिशन, ये हम प्रोसीडिंग्स ये हमने देख लिया आर्टिकल 121 वाला। अब अगर ब्रीच हो जाता है प्रिविलेज तो क्या होगा? तो वायलेशन ऑफ एनी प्रिविलेज अगर होता है तो कैसे होता है? तो प्रिविलेज को ब्रीच नहीं करना चाहिए, पब्लिश नहीं करना चाहिए न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवीज़ पे। उसी तरह से कैन इंश्योर अटेंडेंस ऑफ ऑफेंडिंग पर्सन, यानी कि कोई अगर पर्सन जो ब्रीच कर दिया है किसी भी रूल या लॉ को तो उससे बुलाया जा सकता है और उसे पूछा जा सकता है, वार्निंग देके छोड़ भी दिया जा सकता है या उसे प्रिजन में भी भेजा जा सकता है अगर कोई ब्रीच करता है प्रिविलेज को। तो प्रोसीजर क्या है ब्रीच करने पे? तो नोटिस इज मूव्ड एज अ मोशन, यानी कि नोटिस दिया जाता है कि ये व्यक्ति या एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इसने प्रिविलेज को ब्रीच किया है, उसे नोटिस दिया जाता है।
पार्लियामेंट में एक मोशन आता है, स्पीकर या चेयरमैन जो होते हैं वो स्क्रूटनी करते हैं कि ये सही है या नहीं मैटर। अगर उन्हें लगता है कि ये सही है तो कैन टेक डिसीजंस देमसेल्फ और रेफर टू पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन प्रिविलेज, वो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, या अगर लगता है कि मैटर बहुत ज़्यादा ग्रीवियस नेचर का है तो वो प्रिविलेज कमेटी को भेज सकते हैं कि आप लोग इसमें डिस्कस करके अपना रिकमेंडेशन दीजिए। इंक्वायरी कंडक्ट होता है और रिकमेंडेशन मेड किया जाता है, यानी रिकमेंडेशन दिया जाता है। उस रिकमेंडेशन पे डिबेट किया जाता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर उसे पनिश किया जाता है। क्रिटिसिज्म क्या है इस प्रिविलेज मोशन में जो ब्रीच होता है और उससे जो इंक्वायरी होती है उसका, तो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड पावर, यानी कि स्पीकर या चेयरमैन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एज अ जज काम कर रहे हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो सज़ा सुना रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम जुडिशरी का है, इनका नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड पावर, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यहाँ पे जुडिशरी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ देखिए सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाता है। उसी तरह से एब्सेंस ऑफ कोडिफाइड प्रिविलेज, यानी प्रिविलेज जो हमने देखा वहीं ऊपर कि सिर्फ आर्टिकल 105 में मेंशन नहीं है, साथ ही साथ रूल्स, प्रोसीजर्स, नॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे में भी लिखा हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और कोई भी एक यूनिफाइड लॉ या कुछ ऐसा कोडिफाइड नहीं है, जिसके कारण इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू चला जाता है। ये पेनल एक्शन का ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी को भी जेल में डालने की ज़रूरत नहीं है अगर प्रिविलेज को ब्रीच किया जाता है तो। वॉयलेट करता फंडामेंटल राइट को, जैसे आर्टिकल 19 को। और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए, कोडिफाई करना चाहिए लॉ को और बैलेंस करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स को और प्रिविलेज को, ताकि अच्छे से फंक्शन किया जा सके। आइए अब हम लोग देखते हैं स्पीकर। तो स्पीकर का सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रूल्स होता है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस होता है, इसके द्वारा स्पीकर को पावर दिया जाता है। स्पीकर जो होते हैं वो हेड ऑफ लोकसभा होते हैं, गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज होते हैं, यानी लोकसभा के अंदर जो भी पावर का यूज़ या मिसयूज़ होता है, प्रिविलेज का मिसयूज़ होता है या यूज़ होता है, तो वो सारे का देखरेख जो होता है वो लोकसभा में स्पीकर करते हैं। हेड ऑफ लोकसभा होते हैं, यानी कि लीडर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो होते हैं पीएम। उसी तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन अभी राहुल गांधी जी हैं लोकसभा में, लीडर ऑफ लोकसभा पीएम है। उसी तरह से हेड ऑफ लोकसभा ये जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं। ये प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होते हैं, यानी कि हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं लोकसभा में, कुछ भी अगर होता है तो उसमें बोलने के लिए। इनका डिसीजन लोकसभा में फाइनल होता है। इनके डिसीजन के अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जा सकते लोकसभा के अंदर। मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम, आप देख सकते हैं ओम बिरला जी। उसी तरह से अलाउ ये कर सकते हैं सीक्रेट सिटिंग को। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द हाउस, यानी कि लोकसभा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होगा उसमें फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता है। इनके पास दो वोट पावर होता है वोटिंग का, एक होता है कास्टिंग वोट, एक होता है नॉर्मल वोट। रिजॉल्व कर सकता है डेडलॉक जब जॉइंट सिटिंग होता है या फिर जब वोटिंग होता है तब। प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग, ये जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड करते हैं मनी बिल ये है या ना, जैसे गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई और गवर्नमेंट ने बोला कि ये मनी बिल है, तो ये स्पीकर का अथॉरिटी होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल होगा या नहीं होगा। अगर ये बोल दिए कि ये मनी बिल नहीं होगा तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वो मनी बिल के रूप में नहीं माना जाएगा। और अगर ये बोल देते हैं कि मनी बिल होगा तो मनी बिल वो होगा। डिसाइड डिसक्वालिफिकेशन ऑन शेड्यूल 10 ऑफ लोकसभा। जब हमने शेड्यूल 10 जब देखा था एंटी डिफेक्शन वाला, तो हमने देखा था कि स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन होगा या नहीं शेड्यूल 10 में। उसी तरह से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं ये होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, और ये हेड भी होते हैं कमिटीज़ के, रूल्स कमेटी, बिजनेस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। इन तीनों कमेटी के ये हेड भी होते हैं। अब स्पीकर का इंडिपेंडेंस कैसे होता है, तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इन्हें मिलता है। उसी तरह से सैलरी एंड अलाउंस जो होता है इनका फिक्स होता है। चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। नॉट एनुअल वोट ये नहीं कर सकते हैं, इनका सिर्फ कास्टिंग वोट मिलता है, इन्हें कास्टिंग वोट मिलता है टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी। कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस किया जा सकता है। उसी तरह से पावर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इनके डिसीजंस के अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता। रैंक हायर देन कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे इनका हायर रैंक होता है। वो हायरार्की आप लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा कि कैसे हायरार्की होता है। वैसे आपको मेंस में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहें तो लक्ष्मीकांत के पीछे अपेंडिक्स में दिया हुआ है कि हायरार्की किसका कैसा होता है। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें 2-3 मेजर डिवाइसेस है
जैसे क्वेश्चन आवर और ज़ीरो आवर। तो क्वेश्चन आवर दो तरह का होता है, स्टार और अनस्टार। स्टार क्वेश्चन है तो वो ओरल होता है, अनस्टार जो होता है उसमें रिटर्न सॉल्यूशन दिया जाता है। ज़ीरो आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे जो लिस्टेड नहीं होते हैं। उसी तरह से मोशंस अब हम लोग देखते हैं क्या क्या मेजर मोशंस होता है। तो सब्सटेंसिव मोशन होता है, सब्स्टिट्यूट मोशन होता है, सब्सिडरी मोशन होता है, सेंसर मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, कॉन्फिडेंस मोशन होता है, कट मोशन होता है जिसमें पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट होता है, एडजर्नमेंट मोशन होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, प्रिविलेज मोशन होता है। फ्रेंड्स, ये मोशन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बिल्स जो होते हैं वो हम लोग कुछ बिल्स देख लेते हैं, जैसे पब्लिक बिल होता है, प्राइवेट बिल होता है। पब्लिक बिल जो होता है वो मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है और इसे पास होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होती है। तो अगर वो कोई बिल लाती है तो उसे पास होने का चांसेस ज़्यादा होता है और 7 दिन के प्रायर नोटिस पे गवर्नमेंट कोई बिल ला सकती है। वहीं अगर प्राइवेट मेंबर कोई बिल लाती है तो उन्हें 1 महीने पहले का नोटिस देना पड़ता है। ऑर्डिनरी बिल हम लोग देखते हैं क्या होता है। ऑर्डिनरी बिल में होता है लोकसभा या राज्यसभा में इसे लाया जा सकता है, मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों ला सकते हैं। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अमेंडमेंट या रिजेक्ट किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा और डिटेन किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा मैक्सिमम 6 मंथ। यानी राज्यसभा के पास अगर कोई बिल जाता है तो उसे मैक्सिमम 6 महीने तक रोक सकते हैं बिना साइन किए हुए। अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो पाता तो फिर ये मान लिया जाता है कि डेडलॉक क्रिएट हो गया और जॉइंट सिटिंग होगा। और ऑर्डिनरी बिल को लाने के लिए स्पीकर की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मनी बिल में स्पीकर सर्टिफाई करते हैं कि ये मनी बिल होगा या नहीं, ऑर्डिनरी बिल में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता। और आइए अब हम लोग देखते हैं मनी बिल। मनी बिल जो होता है वो आर्टिकल 110 में होता है। ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और मिनिस्टर के द्वारा ही लाया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर इसे नहीं ला सकते मनी बिल को। और मनी बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी होता है। उसी तरह से ये मनी बिल को अमेंड नहीं किया जा सकता या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, उन्हें इसे पास करना ही पड़ता है। और अगर राज्यसभा इसमें डेडलॉक क्रिएट करे यानी कि पास नहीं करते हैं तो 14 दिन तक अगर राज्यसभा इसे पास नहीं करती है तो ये मान लिया जाता है कि लोकसभा ने जैसा पास किया था वैसा ही राज्यसभा से पास हो गया। अगर 14 दिन तक राज्यसभा पास नहीं करे तो ऑटोमेटिक वो बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। सर्टिफिकेशन इसमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ती है और स्पीकर की। उसी तरह से हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 जो आर्टिकल 117 में दिया हुआ है। इसमें सारा कुछ जो होता है वो नॉर्मल बिल की तरह ही होता है। ये मनी बिल से अलग है। इसमें 2 एक्सेप्शन होते हैं सिर्फ, कि ये रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा ही आता है और इसे इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही किया जाता है। मतलब ये कि ये मनी बिल से अलग है, ये किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन बात सिर्फ यही है कि इसमें लाने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है और ये लोकसभा में सिर्फ आ सकता है। हाँ, इसके साथ ये है कि इसमें जॉइंट सीटिंग हो सकता है, राज्यसभा इसे रोक सकती है, ये सब कंडीशंस होते हैं। और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 जो है 117 में, ये सिमिलर बिल के जैसा होता है, इसमें मनी बिल नहीं होता। हम लोग देखते हैं ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, यानी जेपीसी, जो अभी हम लोगों ने देखा कि वक्फ बोर्ड के लिए रिकमेंडेशन के लिए जेपीसी बनाया गया है। तो जेपीसी जो होता है वो एडहॉक होता है, यानी कि रेगुलर कमेटी नहीं होता है। एडहॉक का मतलब जब ज़रूरत पड़ी तब बनाया जाता है, हर समय ये परमानेंट बॉडी नहीं होता है। और इसे बनाने के लिए 2 मेथड लिए जाते हैं। पहला मेथड होता है कि प्रिसाइडिंग चीफ जो होते हैं वो राइट करते हैं ईच अदर को, यानी कि स्पीकर चेयरमैन को लिखें या चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो स्पीकर को लिखते हैं कि हमें बनाना चाहिए तो बनता है। या फिर एक हाउस अगर कोई बनाता है और दूसरा हाउस उससे एग्री कर जाता है कि हाँ होना चाहिए। लोकसभा का मेंबरशिप ऑलवेज 2 टाइम्स होता है राज्यसभा का मेंबरशिप का, इसलिए क्योंकि राज्यसभा का मेंबरशिप 543 है और लोकसभा का 543 है, राज्यसभा का 250 है, इसीलिए 2 टाइम्स रखा जाता है इसमें मेंबर्स। इसमें पावर्स जो होते हैं कि ऑब्टेन एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट पब्लिक बॉडी एसेट्रा, ये एविडेंस ले सकती है, विटनेस ले सकती है, और अगर विटनेस नहीं आते हैं, अपीयर नहीं होते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट, ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस मान लिया जाता है। कैन टेक ओरल एंड रिटन एविडेंस, ये किसी से भी ओरल या रिटन एविडेंस मांग सकती है। प्रोसीडिंग्स जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल हो सकती है। फंड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के फंड होते हैं गवर्नमेंट के पास, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट्स और कंटिजेंसी फंड। फ्रेंड्स, इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कभी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसे समरी टाइप से कवर कर रहे हैं। 3 कमिटीज़ होती है, मेजर कमिटीज़। उसमें पहला होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें
22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के। 1921 में इसे बनाया गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, और ये बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग। इसमें मिनिस्टर्स अपॉइंट नहीं होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की में, और इनके चेयरमैन जो होते हैं वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड कौन बनेगा ये स्पीकर डिसाइड करते हैं, और ऑलवेज चेयरमैन जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का फंक्शन क्या होता है, तो एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। ये हमने ऊपर ही देखा था जब हम लोगों ने कैग पढ़ा था कि कैग जो होता है वो रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, और जो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो होते हैं वो उस रिपोर्ट को टेबल करते हैं लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जब ये रिपोर्ट टेबल होता है तो वो रिपोर्ट को स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, और वो फिर स्क्रूटनी करती है उस रिपोर्ट को। अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडी को ये चेक करती है। उसी तरह से होता है एक कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं और ये सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं। यहाँ देखिए 30 मेंबर होते हैं, ये सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं। इसे भी 1921 में बनाया गया था। राज्यसभा से इसमें कोई मेंबरशिप नहीं होता, सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, यानी कि अभी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो एस्टीमेट कमेटी के जो मेंबर होंगे ज़्यादातर बीजेपी के होंगे या फिर एनडीए में जो अलायंस है उनके होंगे। एग्जामिन करती है ये एस्टीमेट इन बजट एंड सजेस्ट करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि बजट का एस्टिमेशन ये करती है। रिपोर्ट करती है एफिशिएंसी को बजट में, और सजेस्ट करती है अल्टरनेटिव पॉलिसी कि कैसे एक्सपेंडिचर को कम किया जा सके। उसी तरह से एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। ये 1964 में बनाया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो ऑलवेज लोकसभा के मेंबर होते हैं, वही इसके चेयरमैन बनेंगे। ये एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग जो है पीएसयूज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके अकाउंट को ये चेक करती है। एग्जामिन करती है रिपोर्ट को कैग का ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी कैग जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग जैसे भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ऐसे जो प्लांट्स हैं या फिर जो भी है ओएनजीसी और जो भी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, ये सब का जो कैग अकाउंटिंग करती है तो उसके जो रिपोर्ट होते हैं उस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एग्जामिन करती है। आइए अब हम लोग देखते हैं डीआरएससी। डीआरएससी का मतलब होता है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। इसमें टोटल 31 मेंबर होते हैं, 21 मेंबर लोकसभा से और 10 मेंबर राज्यसभा से। मिनिस्टर्स इसके मेंबर नहीं होते हैं और इनका टर्म होता है 1 साल। 1 साल में मेंबर्स रिटायर करते हैं, यानी हर साल इनके मेंबर्स बनते हैं। डिवॉइड ऑफ पार्टी बायस, यानी पार्टी बायसनेस से नहीं होता, सब मिल बांट के इसमें काम करते हैं, और इसकी प्रोसीडिंग्स जो होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इंश्योर करता है इसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, इसके लिए बनाए जाते हैं इसमें, और ये इंश्योर करते हैं इकॉनमी एंड एफिशिएंसी। यानी कि डीआरएससी जो था वो बहुत सारा होता है। डीआरएससी अलग अलग डिपार्टमेंट का, जैसे करीब 30-32 डीआरएससी होते हैं, और सारा का अपना काम फंक्शन डिवाइडेड होता है। जैसे कि यूथ अफेयर्स का अलग, स्पोर्ट्स का अलग, उसके बाद फिर फाइनेंस का अलग, होम अफेयर्स का अलग, फॉरेन अफेयर्स का अलग, अलग अलग डीआरएससीज बनती हैं, और उनमें जो मेंबर्स होते हैं वो अकाउंटिंग करते हैं कि बजट में कैसा काम हो रहा है या नहीं, या फिर कैसे इफिशिएंसी और इकोनॉमी ऑफ स्केल को इंश्योर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमने कमिटीज़ भी पढ़ लिया आज, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और डीआरएससीज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सारा हमने देख लिया। ये है कोलिशन गवर्नमेंट का, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स कवर कर लिया है बीपीएससी टारगेटेड अप्रोच में, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हमारा ये लास्ट टॉपिक बचता है जुडिशियरी। हमने कल एग्जीक्यूटिव देखा था, आज हमने पूरा लेजिस्लेचर कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट बचता है जुडिशियरी, उसमें भी मैक्सिमम चीज़ जो है जैसे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये सब हमने ऑलरेडी जो टारगेटेड नोट्स देखा था जेपीएससी का हैंड रिटन नोट्स, उसमें हमने कवर कर लिया था। तो ये लास्ट का है, 10-15 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके कवर कर लेंगे। तो आज हमने कल हमने एग्जीक्यूटिव देखा था, आज लेजिस्लेचर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुडिशियरी को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स द पीसीएस स्टडीज़ के द्वारा नेक्स्ट क्लास में लक्ष्मीकांत पॉलिटी नोट्स कवर हो जाएगा। उसके बाद आने वाले दिनों में 1 तारीख से हम लोग इकोनॉमी और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमी ज्योग्राफी में मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, और ज्योग्राफी छोटा सा है, तो वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे। 15 तारीख तक में हम लोग 15 फरवरी तक इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू।
आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके इससे रिलेटेड नोट्स आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़। थैंक यू।